हाय। वैसे तो आपको सूचित कर दिया गया होगा कि आप लोग को कुछ वीडियोज़ बनाए जाएंगे और आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें, क्योंकि सेल्फ स्टडी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कोई डायरेक्शन देने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम लोग अब पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले केमिस्ट्री का पहला लेसन ही शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वैसे रासायनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैं आपको ये परिचय अभी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है। परिचय दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन्हीं सबको देखते हुए हम शुरू करते हैं लेसन। चलिए शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि दो पदार्थ हो सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो मिल करके एक नया प्रोडक्ट यानी कि नया पदार्थ उत्पन्न करते हैं। और जो नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे रही बात गुणधर्म, देखो जैसे क्या है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस। ऑक्सीजन ये भी गैस है, दोनों गैस हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले और बना लिए जल। जल क्या है, द्रव। अर्थात पहले गुण क्या था इनका, हाइड्रोजन भी गैस ऑक्सीजन भी गैस, दोनों गैसीय अवस्था में थे। लेकिन जब दोनों आपस मिले बना लिए जल, अर्थात उनका गुण बदला कि नहीं बदला, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो कि नहीं हुआ। रही बात गुण की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। अर्थात ये जलने में मदद करते हैं। लेकिन जल क्या करता है, आग को बुझाता है। तो दोनों के गुण में परिवर्तन हो कि नहीं हुआ। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ज्वलनशील होते हैं अर्थात जल में मदद करते हैं। लेकिन पानी क्या करता है, आग को बुझाता है, अर्थात दोनों का गुण चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नया प्रोडक्ट भी बना और गुण में भी परिवर्तन हुआ। यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये आप लोगों ने उदाहरण से भी समझ लिया। अब है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या क्या है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, अर्थात उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन, दोनों गैस थे, दोनों मिले क्या बना लिए, जल अर्थात द्रव। तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद है रंग में परिवर्तन, उनके रंग में परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रियाओं के। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, उनके तापमान भी परिवर्तन हो सकता है, अर्थात ताप बढ़ भी सकता है और ताप कम भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करना, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो सकता है, उनके तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैसों का उत्सर्जन भी हो सकता है। समझ में आया ना, गुड, बढ़िया। चलिए अगला है
कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है भोजन का पचना, अर्थात भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, अर्थात जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीरे धीरे होती है। दही का बनना, अर्थात दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन में से भोजन का पकना, भोजन का पकना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ। चलिए अगला है जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। आप लोग कक्षा 8 या 7 में पढ़ चुके हैं, 6 में पढ़े हैं अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। अभिकारक, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे था, अभी आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिले थे और मिल करके जल का निर्माण किए थे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए थे, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक। और हाँ, अभिकारक क्या था, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और अभिकारक के बाद, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं, भाग लेंगे तो कोई प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, अर्थात कोई रासायनिक पदार्थ बनेगा, कोई अन्य पदार्थ बनेगा। जो नया पदार्थ उत्पन्न होता है, अभिकारक जो भी पदार्थ भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नया पदार्थ बनता है, उन्हें कहते हैं उत्पाद। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। और इन दोनों से किसका निर्माण होगा, जल का। तो जल क्या है, उत्पाद। जल क्या है, उत्पाद। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए थे, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लिए, जल का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भाग लिए थे, तो अभिकारक। इन दोनों से बना क्या, जल। जल उत्पन्न हुआ तो जल क्या हो गया, उत्पाद। ओके, समझ में आया ना भाई। चलिए अगला है रासायनिक समीकरण, अर्थात रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, यही जानते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उन्हें रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिल करके जल बनाते हैं। क्या ऐसे हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाते हैं? ऐसे बहुत बड़ी बड़ी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जिनको लिखना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थ्योरेटिकल हो जाएंगे। इसलिए इनको प्रतीकों के रूप में लिख दिया जाता है, उनके सूत्र के रूप में लिख दिया जाता है। तो उनको उनके प्रतीकों अर्थात सूत्र के रूप में लिखा जाता है। प्रतीक और सूत्र का मतलब, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, एच, उनको एच लिख दिया जाता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतीक अर्थात सूत्र क्या है, ओ, उन्हें ओ के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से तो जो भी तत्व होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उनको सूत्रों के रूप में लिख दिया जाता है। अर्थात जो अभिकारक होते हैं या जो भी उत्पाद होते हैं उनका प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, और प्रतीक के साथ साथ
उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था का मतलब जैसे यस हो गया, आप लोग देख रहे हैं यस, यल, जी, ए क्यू, यस। यस का मतलब सॉलिड, जो पदार्थ सॉलिड अर्थात ठोस रहेगा वहाँ लिख दिया जाएगा यस। जो पदार्थ लिक्विड अर्थात द्रव रहेगा वहाँ लिख दिया जाएगा यल। जो पदार्थ गैसीय अवस्था में रहेगा अर्थात उसको लिख दिया जाएगा जी। और जो पदार्थ है जलीय विलयन रहेगा उसको लिखा जाएगा ए क्यू। ए क्यू उससे होता है, उसको लिख दिया जाता है क्यू, ए क्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप फर्स्ट है कि मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको वायु अर्थात ऑक्सीजन में दहन किया जाता है। वायु में ऑक्सीजन होता है तो वहाँ वायु हम लोग नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन ही बोलेंगे। कि मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको ऑक्सीजन में जला दिया जाता है तो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये क्या है? अभिकारक। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है अर्थात ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो किसका निर्माण करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद। ये तो क्रियाकलाप है। अब इसको हम लोग लिखते हैं प्रतीक अर्थात सूत्र के रूप में। देखो मैग्नीशियम को लिखा जाता है Mg। ऑक्सीजन को लिखा जाता है O2। ये दोनों बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO। ठीक, देखो अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक हों तो उनको प्लस से जोड़ दिया जाता है। उत्पाद भी जब 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनको भी प्लस से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो Mg प्लस O2, उसके बाद लगाएंगे एरो का निशान। उसके बाद जो उत्पाद बनता है उसको लिखा जाएगा MgO। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, हाँ देखिए जो था क्रियाकलाप 1 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब उसको जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg प्लस क्या मिलता है O2। मैग्नीशियम प्लस O2 दोनों मिलते हैं बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO। देखो जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो उन्हें प्लस द्वारा जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो उत्पाद बनता है तो वहाँ पे एक एरो का चिन्ह लगाएंगे। एरो का जो सिरा होगा, सिर की तरफ जो होगा वो बताता है कि वो उत्पाद है, और एरो के पूंछ की तरफ जो होता है वो बताता है कि ये हैं अभिकारक। क्या हैं? अभिकारक। तो एरो के पूंछ की तरफ जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं और तीर के अर्थात एरो के जो सिर की तरफ होते हैं वो उत्पाद होते हैं। ठीक, ये तो हो गया रासायनिक समीकरण। उसके बाद बात आती है रासायनिक जो भी समीकरण होता है उसका संतुलन। देखो संतुलन का मतलब है कि जो तत्व हैं यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Mg एक है बराबर है, लेकिन यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है। ये संतुलित नहीं ना, अर्थात बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस किया जाएगा। अभी तक जब ये बैलेंस नहीं है आप लोग को सुन के थोड़ी हंसी आएगी। इसको कहा जाता है कंकाल समीकरण। क्या कहा जाता है? कंकाल समीकरण। अर्थात जब तक बैलेंस नहीं है तब तक वो समीकरण जो है कंकाल समीकरण कहलाता है। जब बैलेंस हो जाता है तब वो कहलाता है संतुलित समीकरण। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं, कल बताएंगे आप लोग को कैसे संतुलित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा और आप लोग पढ़ते रहिए। आज पहला वीडियो है इसलिए शायद अच्छे से नहीं हो पाया है, बट अगली बार से उम्मीद करता हूँ कि बेटर हो, जैसे क्लास में चलता है वैसे ही हो। यहाँ माहौल नहीं मिल पाया, अजीब सा लग रहा है मुझे पढ़ाते वक्त, क्योंकि यहाँ साथ में कोई है नहीं ना, तो समझ रहे हैं कि जैसे मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। और पढ़ाते वक्त अच्छे से चलता है। आप लोग भी क्या चीज़ें समझ नहीं है कमेंट करते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पे उसको सुधार लिया जाता है। बट जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको मैं आप लोग को संतुष्ट करने की कोशिश
करूँगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान भी रखे रहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका पालन भी करते रहिए। लॉकडाउन हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दिन भर सोएं दिन रात। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। लॉकडाउन का बगैर फ़ायदा का मतलब कि आप लोग को ये समय मिला है, एक प्लस मिला है कि आप लोग खुद से कुछ करने की कोशिश कीजिए। इस लॉकडाउन में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई काम भी नहीं होगा प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग कुछ अपने आप से अलग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भीड़ से अलग होके चलता है वही कुछ अलग करता है, और जो कुछ अलग करता है वही सबसे आगे जाता है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, रब्बा खैर, बाय बाय।